नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को, जो हमारा है सोशल साइंस का। ये हमारी पहली क्लास है आज की। तो दोस्तों, कल से जिन जिन का एग्जाम है उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यूरोप में सामंतवाद के पतन के निम्नलिखित में से कोई एक कारण जो है इसमें नहीं है। मतलब इनमें से कोई एक कारण है जो यूरोप में सामंतवाद के पतन होने के कारण नहीं है। तो देखिए, पहले तो मुझे ये जानना है कि सामंतवाद क्या है। ठीक है, पहला सवाल है कि सामंतवाद है क्या। देखिए, यूरोपीय समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, पहला था किसान वर्ग। ठीक है, दूसरा वर्ग कौन सा था? दूसरा वर्ग था दूसरा वर्ग था सैनिकों का। ठीक है, तीसरा था अभिजात वर्गों का, मतलब अमीर लोगों का, और चौथा था राजाओं का। ठीक है, तो ये 4 वर्गों में यूरोप का समाज बटा हुआ था। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उसको पढ़ते हैं। क्या मध्य वर्ग का उदय हुआ था इस कारण से? बिल्कुल कहीं। ठीक है, का चौथा है राजाओं के बीच में युद्ध होने से? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या पुनर्जागरण से? और चौथा है शक्तिशाली साम्राज्य का उदय। शक्तिशाली साम्राज्य का उदय आमतौर पर यूरोप में हो ही रहा था। ठीक है, तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में सुधार काल के दौरान मार्टिन लूथर किंग, यहाँ पे सुधार काल क्या है? रिफॉर्मिंग पीरियड, वो पीरियड होता है जिसमें पुनर्जागरण वाली बातें चल रही होती है। तो सुधार काल के दौरान मार्टिन लूथर किंग ने रोमन कैथोलिक चर्च की सत्ता को चुनौती दी थी, क्योंकि उनमें उनका विश्वास करते थे। क्या विश्वास था उनका रोमन कैथोलिक सत्ता के ऊपर? देखिए, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि चर्च पर अंधविश्वास करना। क्या चर्च वाकई में अंधविश्वास हो रहा था? ठीक है, दूसरा था कि बाइबल धार्मिक अधिकार का एकमात्र स्रोत है। चर्च में पदों को बिक्री को लेकर के और दान के कार्यों के लिए अनुग्रह पत्र जारी करना। ठीक है, तो उनका मानना था मार्टिन लूथर किंग का कि जो बाइबल है वही एकमात्र धार्मिक अधिकार और एकमात्र किताब होगी जिसमें जिसमें उन्होंने, जैसे कि रोमन कैथोलिक थे, उन्होंने, जैसे कि रोमन कैथोलिक थे, चर्च था, वो अपनी सत्ता को बिल्कुल बरकरार रखता था। उनके पास इतनी पावर थी कि वो किसी राजा को उसके पद से भी निकालने की सामर्थ्य रखते थे। ठीक है, उनकी बातों को मान काटना किसी के राज्य के हिसाब से भी नहीं था। तो राज्य जो था वो धर्म से नीचे आ गया था, वह धर्म ऊपर हो गया था, राज्य नीचे हो गया था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, इस पीरियड के दौरान इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा और हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल को ही एकमात्र धार्मिक किताब मानेंगे। ये देखिए, रोमन कैथोलिक चर्च का उदाहरण हमारे पास ये रहा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका इंग्लिश वर्जन में है, उसको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भी अंग्रेजों के खिलाफ लोकप्रिय प्रतिरोध आंदोलन का कारण बताइए। ठीक है, क्या था? एक मतलब लोकप्रिय जो आंदोलन थे इसके प्रतिरोध, अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रतिरोध होता था, रेजिस्टेंस होता था, उनके खिलाफ अवरोध होता था, इस अवरोध के कारण क्या थे? ठीक है, आइए देखते हैं। पुरानी संरचना और संबंधों का विस्थापन। क्या पुरानी संरचनाएं को हम तोड़ने का विश्वास रखते थे? विस्थापन, जमींदारों और शासक अपनी जमीन और संपत्ति का पुनः प्राप्त करना चाहते थे। क्या वो पुनः प्राप्ति करने के लिए सरकार से प्रतिरोध करते थे? ऐसा कुछ नहीं था, उनका तो पूरा समर्थन ही था जमींदारों का। ठीक है, आदिवासी समूह नहीं चाहते थे कि व्यापारिक और सामूहिक जो व्यापार और साहूकार, जो लोग पैसा दिया करते थे, उनके जीवन में हस्तक्षेप करें। ये भी ठीक है, मतलब ठीक है। समूह जो साहूकार की बही खाते और सरकारी भवन को जला दिया गया। देखो, शुरुआती कालों में जो अंग्रेज का प्रतिरोध था वो इम्पोर्टेंटली यही था। ठीक है, लेकिन उसमें से क्या कारण जो थे तो वो नहीं थे। तो ये क्या कारण था? ये कारण तो बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो, ये कारण इसलिए नहीं था क्योंकि ये ना दक्कन दंगा के टाइम पे हुआ था और ये प्रतिरोध का कोई विशेष कारण नहीं था। लेकिन ये तीनों क्या है? प्रतिरोध के पुराने कारण है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि किस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में प्रथम सामाजवादी सरकार की स्थापना हुई? तो प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना कौन सी क्रांति के कारण हुई थी? देखिए, क्या वो गौरवपूर्ण क्रांति थी? क्या वो फ्रांसीसी क्रांति थी? क्या वो रूसी क्रांति थी? या फिर वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये थी हमारे पास रूसी क्रांति। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, ये लेनिन है। लेनिन कौन है? रूस की अब रशिया है, आज रूस है। उस टाइम पे कभी सोवियत हुआ करता था, तो सोवियत संघ के संस्थापक हैं और इन्होंने ही रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना की थी और इन्होंने समाजवादी क्रांति करवाया था 1917 में। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का मार्गदर्शन सिद्धांत क्या थे? देखो, फ्रांसीसी क्रांति में 3 तरह के सिद्धांत लाए थे: लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है हमारे पास। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है?
अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑस्ट्रोविन द्वारा किया गया था, और ह्यूम द्वारा। इसको आमतौर पे एओ ह्यूम कहा जाता है, ठीक है। ये कब किया गया था? देखो 1885 में किया गया था, और एओ ह्यूम जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। वो आईसीएस ऑफिसर है। आईसीएस जैसे आज के हम किसको ये कह सकते हैं कि वो आईएएस अधिकारी है, ठीक है। वो रिटायर्ड होते थे, वो हो चुके थे, और रिटायर होने के बाद उन्होंने क्या किया था, एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना करवाई थी, मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें। और ये कौन थे? कांग्रेस। और ये जो आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये उस टाइम के साथ मतलब पहली बार जो कांग्रेस का शासन हुआ था मुंबई में, उस टाइम पे ये लोग कांग्रेस के हिस्सा देने के लिए मुंबई आए थे। पूरे देश भर से लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं उस समय के, आमतौर पर नेता जमींदार जो लोग हैं, इस टाइम पे अंग्रेजों के मतलब इस संस्था में आए थे, और देश के लिए इन्होंने बहुत बड़ी संस्था की स्थापना की, जो बाद में देश के आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति लाया गया था, ठीक है। तो उसमें क्या परिवर्तन आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ था इसके परिणाम स्वरूप? क्या सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुआ था? सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन हुआ था, या फिर राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन हुआ था? तो क्या हुआ था कि इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। औद्योगिक क्रांति आमतौर पर धार्मिक क्रांतिकारी के कारण ही हुआ था, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी देश किसी न किसी के नियंत्रण में थे। एशिया और अफ्रीका किसी न किसी के नियंत्रण में थे। तो किसके नियंत्रण हो गए? जिसके पास पावर होगी। तो क्या अफ्रीका के पास पावर था? क्या दक्षिण एशिया के पास पावर था? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत ही था। तो क्या भारत खुद ही गुलाम था? तो वो कहां से पावर आ गई? और एशिया के खुद भी कई सारे देश गुलाम थे। तो अफ्रीका तो पहले से ही गुलाम था। तो बचा कौन सा? यूरोप। ये यूरोप, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से एक कथन उन लोगों का के समूह से सहमति नहीं है। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं जिनमें एक सहमत नहीं है? मतलब बाकी तीन तो है सहमत, लेकिन एक सहमत नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? देखिए किसके बारे में है ये? जनजातियों के बारे में। तो जनजातियों के बारे में ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनमें से एक ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बाकी तीन जो है सही है। देखिए, उन्होंने अपनी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही। उनकी अपनी अपनी एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था उनकी परंपरागत है, बिल्कुल। उनकी परंपरागत और प्राकृतिक है, बिल्कुल सही। आज भी वो पेड़ों की पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3, उन्होंने अपने मामलों के प्रबंधन के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्त की। उनका प्रबंधन आज भी बिल्कुल सटीक है। उनकी जो पंचायती व्यवस्था है उसी में सारा काम हो जाता है, ठीक है। उसी में वो सबको न्याय भी दे देते हैं, उसी में वो अपने संसाधन का बंटवारा भी कर लेते हैं, सब काम उन्हीं पे करते हैं। तो बचा सिर्फ चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है? आदिवासी समूह के ने खुद को अलग थलग नहीं किया और देश के बाकी हिस्सों के साथ घुल मिल गए। अगर वो बाकी हिस्सों के साथ घुल मिल जाता तो वो जनजाति क्यों रहते, ठीक है। तो ऑप्शन यही गलत होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन थार रेगिस्तान की विशेषता नहीं है? तो थार रेगिस्तान कहाँ पे है? थार रेगिस्तान गुजरात, सॉरी थार रेगिस्तान, हाँ, गुजरात और राजस्थान में। तो राजस्थान में जो अगर आपको रेगिस्तान दिखता है तो वो थार है। यह थार कोई गाड़ी नहीं है। थार उसी उसी मतलब रेगिस्तान से इंस्पायर होकर गाड़ी का नाम रखा गया, जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हो रहा है, ठीक है। वर्ष के अधिकांश वर्ष शुष्क रहती है, ठीक है, बिल्कुल शुष्क रहती है, ठीक है। मरुदन यानी रेगिस्तान में उपजाऊ भूमि और रेत के टीले पानी के स्रोत हैं, ठीक है। साल और महुआ के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं और समृद्ध सांस्कृतिक और परंपरागत परंपराएं के स्थान लेता है, ठीक है। देखो देश के हर एक हिस्सों में एक अलग तरह की संस्कृति और अलग तरह की परंपरा है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। देखो, और जहां तक साल और महुआ के वृक्ष का पैदा है तो वो रेगिस्तान में पैदा ही नहीं हो सकता। तो वो कहाँ पर होगा? वो होता है उष्णकटिबंधीय वनों में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि नदी प्रणाली के सही संयोजन की पहचान कीजिए। कि नदी प्रणाली में सही संयोजन क्या है? क्या वो झेलम है? झेलम और रामगंगा सिंधु का हिस्सा है कि नहीं? देखिए, झेलम तो है लेकिन रामगंगा नहीं है। दिवांग और कोसी ब्रह्मपुत्र का हिस्सा है। देखिए, दिवांग तो है लेकिन कोसी नहीं है। यमुना और मेघना सिंधु का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। यमुना जो है वो गंगा का हिस्सा है। गोमती और गंडक गंगा का हिस्सा है? बिल्कुल सही। गोमती और गंगा गंगा प्रणाली का हिस्सा है। अगर आप यहाँ देखें तो यूपी का और बिहार के बॉर्डर के पास आपको मिल जाएगा, ठीक है। नदी मतलब गंडक नदी। आगे चलते हैं। नहीं, सॉरी, उत्तराखंड के पास यहाँ पे काली गंडक और बुरी गंडक मिलती है, और यही पे आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची, देखिए हमारे पास है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा पर्वत और नंगा पर्वत, ठीक है। नंदा देवी और नंगा पर्वत। देखिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची पर्वत के बारे में पूछे तो वो है माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे ऊंची पर्वत के बारे में पूछे तो वो है कंचनजंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर जाने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी है, पहले तो हमें ये नक्शा बनाना है। ऐसे जब भी हम नक्शा बनाते हैं तो याद रखना ये हमेशा उत्तर साइड होता है और ये हमेशा दक्षिण साइड होगा, साउथ में। तो फिर ये होगा क्या, ये होगा हमारा ईस्ट और ये होगा हमारा वेस्ट। ठीक है, तो अब देखिए अब पूछ रहा है कि कौन है जो पश्चिम की ओर जाने वाली नदी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या ये नदी जा रही है पश्चिम की ओर, बिल्कुल। क्या ये नदी है, बिल्कुल। तो देखिए ये नदी कौन सी है, माही, नर्मदा, गंगा और यमुना। तो देखिए इसका उत्तर होगा नर्मदा। नर्मदा यही है जो पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, पश्चिम की ओर इधर की तरफ जाती है। तो नदी अगर आप देखिए यहाँ पे गुजरात और राजस्थान, गुजरात और एमपी और राजस्थान के मध्य ये नदी यहाँ से ऐसी स्थित बढ़ती है, इसी को यही नर्मदा है। यही कौन सी तरफ बढ़ती है, पश्चिम की ओर जाने वाली नदी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन पठार मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। तो पठार क्या है, तो पठार सबसे पहले क्या है कि देखिए ये आप देख रहे हैं ऊंची भूमि, समतल सपाट छत। ठीक है, समतल सपाट छत क्या है, ये पठार है। अगर ये मान लो ये ऐसी होती, ये ऊंची उबड़ खाबड़ की जगह ऐसी होती, तो ये पठार नहीं होती, फिर ये क्या बन जाता, ये पर्वत बन जाता। तो क्योंकि ये सीधी है तो ये पठार है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा मध्य उच्च भूमि का हिस्सा है। तो क्या तिब्बत है, बिल्कुल नहीं। क्या दक्कन है, बिल्कुल नहीं। क्या मालवा है, बिल्कुल हाँ। और सतपुरा तो बिल्कुल नहीं। मतलब मध्य उच्च भूमि जो है वो मालवा है, मालवा पठार। अगले पर चलते हैं, तो देखिए अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से अगर किसी का नाम आए तो वो आंख बंद करके अरावली को मार देना। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, उच्च न्यायालय, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे लिखिए उच्च। हाँ, तो देखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए न्यायाधीश की संख्या अगर कभी निर्धारित हो तो किसके द्वारा निर्धारित होगी, क्या वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, क्या वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो कभी भी अगर निर्धारित होगा तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित होगा और फिर उसमें संसद वगैरह के साथ मिलकर के उसको बनाया जाएगा। आगे देखिए, विधानसभा में 500 से अधिक और कम से कम कितने सदस्य से कम नहीं होना चाहिए। 50, 70, 60 और 80। आंसर है 60, यानी कि 50 से ज्यादा और 60 से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही जानकारी प्राप्त कीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चयन संसद और विधायकों के एक पैनल के द्वारा किया जाता है। क्या भारत के राष्ट्रपति का जो चयन होगा वो किसके द्वारा होगा, संसद और विधानसभा के पैनल के द्वारा, बिल्कुल सही। क्या राष्ट्रपति यदि अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, क्या राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, का द्वारा एक कॉलेज के द्वारा किया जाता है, मतलब एक मिलजुल करके एक संस्था बनाई जाती है जिसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चयन इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज द्वारा किया जाता है। देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए वाला सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि इसमें सांसद और विधायकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की शक्ति किसके पास है। कभी भी अगर संवैधानिक कोई पद हो और उसकी नियुक्ति की बात करें तो आंख बंद करके राष्ट्रपति जी का नाम डाल देना। अच्छा, ये अटॉर्नी जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल जो है वो इस देश के सबसे बड़े वकील होते हैं जो सरकार का पक्ष लेते हैं। कहाँ पे, कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और देश के हर किसी भी कोर्ट में अगर सरकार के खिलाफ कोई केस जाता है तो वो अटॉर्नी जनरल रहते हैं। ठीक है, और वही इसका चुनाव करते हैं, मतलब उन्हीं के भरोसे से फैसला होता है। आगे चलते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण यानी सीएजी कौन होते हैं। तो सीएजी कोई नहीं है, सीएजी सरकार के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसका हिसाब किताब ये रखते हैं और उसके बाद संसद के सामने, मतलब राष्ट्रपति के माध्यम से संसद के सामने इसको पेश करते हैं। ठीक है, आगे न्याय सक्रियता। न्याय सक्रियता क्या है, जुडिशरी एक्टिविज्म के बारे में बता रहे हैं कि जुडिशरी एक्टिविज्म क्या है। ठीक है, न्यायाधीशों द्वारा, न्यायालय द्वारा संविधान की एक अभिनव व्याख्या, संविधान की एक व्याख्या है। ठीक है, लेकिन इसकी आलोचना की जाती है। देखिए न्याय सक्रियता क्या है, मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाता हूँ। न्याय सक्रियता है कि मान लीजिए सरकार को कोई काम करना था और सरकार उस काम से नहीं, सरकार वो काम नहीं कर पाई, तो
कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सरकार को इस बात का निर्देश देगा कि आप इस काम को कीजिए। तो इसके माध्यम से सरकार क्या करते हैं, कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट किसी के एक काम के दखल दे रहा है, तो वो काम किसका दखल दे रहा है, सरकार के कार्यों में कोर्ट क्या कर रहा है, दखल दे रहा है। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से आप चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या न्यायपालिका द्वारा विधायिका की शक्ति को अपने हाथ में ले लेती है, क्या न्यायपालिका संविधान की शक्ति को अपने हाथ में ले लेती है, क्या न्यायपालिका द्वारा पंचायती संस्था की शक्ति अपने हाथ में लेती है, क्या न्यायपालिका नगर निगम की सत्ता को अपनी शक्ति में हाथ में लेती है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि न्यायपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका विधायिका की शक्ति को अपने हाथ में ले लेती है। बिल्कुल सही करती है। क्या काम न्यायपालिका को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सरकार कई बार कई मुद्दों पर सरकार इस काम को भूल जाती है, लेकिन इस बात की आलोचना भी न्यायपालिका की होती है कि कई बार वो इस काम को जो कर देती है वो विधायिका का हिस्सा होता है और न्यायपालिका से कर देती है। लेकिन न्यायपालिका द्वारा किए गए फैसलों को सरकार भी चुनौती नहीं देती, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और फिर सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का अधिकार है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है, मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुडिशरी। देखो सुप्रीम कोर्ट अगर खड़ा है तो किसी मुद्दों को अपना फैसला ना भी सुनाए, लेकिन जब ओरिजिनल जुडिक्शन की बात आएगी, जब आता है कि मूल क्षेत्राधिकार की बात आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट को वो काम करना ही करना है। तो उसमें फिर सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कह सकता कि नहीं ये तो मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, मैं तो इसे नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक सलाह दे सकता है? बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए काफी ज्यादा सलाहकारी, तो सलाह तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो जुडिशली जो है, जो ओरिजिनल जुडिशरी है, वो सलाह नहीं है, ये तो बिल्कुल सरकार का फैसला है। तो जनहित याचिका संबंध में मामले की सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्या जनहित याचिका का जो मामला है उसका अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक संशोधन से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संवैधानिक संशोधन से अगर मामला कोई है तो उसका मामला केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ऐसा नहीं, हाई कोर्ट भी करता है। कुछ मामलों में सीधे सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ मामले भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं, तो ऐसा कहना भी थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संविधान की संस्था है, कौन सी संस्था है जो संविधान की व्याख्या का काम करती है? तो संविधान की व्याख्या कौन करती है? तो संविधान की व्याख्या का कभी सवाल आए ना, तो आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट मार देना है कि सुप्रीम कोर्ट ही है जो संविधान की व्याख्या करेगी, और वही है, उसी के पास ये अधिकार होता है कि इसके माध्यम से वो दिखाती है कि क्या सरकार ने जो कार्य किया वो बिल्कुल सही है या फिर गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक देश में अगर गरीबी रेखा को आप कैसे समझते हैं? देखो गरीबी रेखा कुछ नहीं है, मान लिया हमने एक रेखा खींच दी, ठीक है, इससे ऊपर वाले जो लोग होंगे वो अमीर होंगे और इससे ऊपर वाले लोग होंगे वो गरीब होंगे। मान लीजिए सरकार ने कहा कि जो दिन में 100 रुपए कमाते हैं वो लोग अमीर है। ठीक है, हमने कह दिया कि दिन में जो 100 रुपए कमाएंगे वो लोग अमीर है। तो अगर मान लो किसी ने 99 रुपए कमाया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, गरीब है। लेकिन अगर किसी ने 101 रुपए कमा लिया तो वो क्या बन जाएगा, वो एक अमीर बन जाएगा। तो सरकार ने ये सिर्फ एक रेखा का निर्धारण कर रखा है कि इस रेखा से ऊपर वाले लोग अमीर हैं और इस रेखा से नीचे वाले लोग गरीब हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको हम इस ऑप्शन के हिसाब से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि एक देश में सबसे अधिक ताकतवर लोग कहाँ की कतार, मतलब देश में अगर ताकतवर लोगों की कतार है तो क्या गरीबी रेखा है? बिल्कुल नहीं। आय का वह स्तर जिसके नीचे मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता की प्राप्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। इससे ज्यादा सटीक जंक्शन हिल ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति जो है अगर इस रेखा से नीचे है तो अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। ठीक है, तो एक साक्षरता कभी भी लोकतंत्र के लिए चुनौती तो हो ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति साक्षर नहीं है तो वो लोकतंत्र के लिए चुनौती है, लेकिन अगर उच्च साक्षरता दर होगी तो चुनौती नहीं होगा, वो किसी भी लोकतंत्र की मजबूती का कारण बन सकता है, चुनौती तो बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमें मिल गया जो सही है। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिक्षा, गरीबी और लैंगिक भेदभाव। ठीक है, जनरल डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इन चीजों की, तो ये सब अगर है तो समझ लीजिए लोकतंत्र संकट में है। लेकिन अगर हायर एजुकेशन है तो वो फिर लोकतंत्र संकट में नहीं है, फिर आपका लोकतंत्र भी सही चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप्रदायिकता के बारे में सत्य नहीं है, सांप्रदायिकता के बारे में सही नहीं है? तो मतलब बाकी सब तो सही होंगे, तो सही क्या है? निम्नलिखित सभी धर्मों के बीच में सद्भाव फैलाना, बिल्कुल सही बात है, सभी धर्मों के बीच में सद्भाव फैला दो। यह शांतिपूर्ण अस्तित्व के विचार को नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल गलत जवाब है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसके हिसाब से बिल्कुल सही होगा कि भाई शांतिपूर्ण अस्तित्व को ये दिक्कत कैसे करेगा, ये तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी पढ़ लेते हैं। यह राष्ट्र की पहचान की अवधारणा को बाधा करता है। बिल्कुल नहीं, राष्ट्र की पहचान को बाधा कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है? क्या एक नागरिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, एक राजनीतिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, शिक्षा का अधिकार एक हमारा मौलिक अधिकार है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 21A में इसको जगह दी गई है, इसीलिए ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। और ये इतना इंपॉर्टेंट अधिकार है कि इसको तो समझो कि आप देश में इमरजेंसी के दौरान, जब हमारे पास देश में सारे अधिकार खत्म भी कर दिए जाएंगे, तब भी इस अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। तो शिक्षा का अधिकार क्या है? वो एक मौलिक अधिकार है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है किसी देश में, तो क्या करना होगा? क्या राजनीति का अपराधीकरण पर प्रतिबंध लगाना बंद करना पड़ेगा, यानी कि अपराधी लोगों को राजनीति से दूर रखना है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना है, धार्मिक कट्टरता को नियंत्रण करना है, और साक्षरता रेखा का साक्षर भारत अभियान पर नियंत्रण करना। देखो, साक्षर भारत अभियान समझाता है कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो लोकतंत्र खत्म नहीं होगा, लोकतंत्र बढ़ेगा। तो ऑप्शन 4 तो वैसे भी गलत है। तो अब हमारे पास जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रशासनिक और न्यायपालिका सुधार क्यों आवश्यक है? प्रशासनिक और न्यायपालिका का जो सुधार है वो क्यों आवश्यक क्यों है? देखिए, न्यायिक सक्रियता की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, ठीक है, कुशलताओं में सुधार लाना करना, और भ्रष्टाचार आदि के नियंत्रण करना। ठीक है, केवल विधायिका कार्यपालिका टकराव से निपटाना, और केवल सामाजिक अपराधों पर नियंत्रण करना। देखो, प्रशासनिक और सामाजिक सुधार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो प्रशासनिक क्या है और न्यायपालिका में सुधार क्यों होना चाहिए? देखो, प्रशासन और न्यायपालिका दोनों जो होते हैं ना, समाज के मतलब यूं कहूं कि हमारे लोकतंत्र के, अगर हम लोकतंत्र में 4 पिलर होते हैं ना, जिनसे लोकतंत्र टिका होता है। एक होता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये 4 लोग होते हैं जो किसी भी लोकतंत्र की पिलर का काम करते हैं। मतलब एक अगर लोकतंत्र का एक टेबल है, तो उस टेबल के ऊपर के ये 4 लकड़ी के वो खंबे हैं। ठीक है, और यही खंबे जो है एक टेबल को बिठा करके एक टेबल को संतुलित रूप से रखते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सुधार हो, सुधार की आवश्यकता क्यों है? क्या न्यायपालिका सक्रियता की प्रक्रिया धीमी करनी चाहती है? बिल्कुल नहीं। क्या न्यायपालिका की सक्रियता धीमी कैसे होगी? ठीक है, कार्य कुशलता में सुधार करना और भ्रष्टाचार आदि से निपटाना, ये ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, कार्य कुशलता में सुधार हो और भ्रष्टाचार का आदि का निमंत्रण हो, क्योंकि प्रशासन में भ्रष्टाचार के हम रूपरेखा की भी गुंजाइश ही नहीं देख सकते। तो इसीलिए इन दोनों की व्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है और देखने की जरूरत भी है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जो कि पंचायती राज से संबंधित है, में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट की आरक्षण की गई थी? 1/3, 2/3, 50% या 20%? देखिए, 1/3 की व्यवस्था की, यानी 33% की व्यवस्था की गई है भारत के संविधान के 73वें और 74वें संविधान के संशोधन में। 73वां मतलब पंचायती राज व्यवस्था, और 74वां मतलब नगर निगम के बारे में। ठीक है, ये दोनों ही स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। तो सतत विकास के बारे में, सतत विकास क्या है? न केवल आज की बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी संसाधनों की उपयोग का पैटर्न है। बिल्कुल सही है, तो पहले में ही जवाब बिल्कुल दे दिया इसने कि देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आज का संसाधन क्या है? संसाधन जो है वो कुछ नहीं है। हाँ दोस्तों, तो सतत विकास क्या है? सतत विकास जो है, इसका सीधा सीधा पैमाना यही है कि सतत विकास का सीधा सीधा पैमाना यही है कि जो संसाधन है, जो मतलब सतत विकास का है पैमाना, कि मतलब ऐसा हमारे पास संसाधन जो हो, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, मैं समझाता हूँ। देखिए, अपनी पीढ़ी मतलब हमें संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना है कि आने वाली पीढ़ियों की भी आवश्यकता का ख्याल रख सके। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही है सतत विकास। अच्छा, सतत विकास के लिए मतलब अभी सतत विकास के लिए टोटल 17 लक्ष्य हैं, जिसको हमें 2015 से लेकर 2030 के बीच में हमें इसे पूरा करना है। ठीक है, ये हमारे पास सतत विकास लक्ष्य के पैमाने हैं। ठीक है, ये इसका अंग्रेजी वर्जन है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और हमने एमसीक्यू के लगभग सारे पैटर्न को, हमने सारे चैप्टर्स में, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर में हमने 10th क्लास के सारे पैटर्न को हमने खत्म किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो हम आज के लिए इतना ही कह करके अपने शब्दों को विराम देते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए और भी बेहतर लेके आएंगे। तो आप एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, और आपका जो